हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए यश चांडक और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्विकली केस बेस्ड एमसीक्यू। केस बेस्ड एमसीक्यू रिवाइज दैट इज केस नंबर 13 से चालू करेंगे एंड नेक्स्ट अपन जाएंगे 13, 14, 15, 16। चार के स्टडी एक वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। एक वीडियो मैक्स टू मैक्स 30 टू 35 मिनट्स का होता है, जहां हम चारों के स्टडी प्रॉपरली थॉरोली डिस्कस करके उसके क्वेश्चन आंसर को बना लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट विद द केस नंबर 13। आ जाओ स्ट्रेट फ्रॉम द आईसीआई केस बुकलेट एमसीक्यूज। तो मिंसाल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी साउथ इंडिया की ये जो केस स्टडी है, इसको मैं पढ़ने नहीं वाला हूं। क्योंकि मैंने बताया सीधा सीधा चालू किया करो। कहां से? क्वेश्चन से। सीधा क्वेश्चन से चालू करो। ये लोग बहुत बेवकूफ लोग है। क्वेश्चन का केस स्टडी बनाएंगे और मोस्टली हो सकता है कि तुमको केस स्टडी पढ़ने की नौबत भी ना आए, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूरा पूरा बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहे हैं। दो द कंपनी हैड सफिशिएंट ग्रोथ इन पास्ट ईयर्स, इट हैज नॉट डन वेल ओवर द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर। एज पर ऐसे 570 पिछले 2 साल से अच्छे काम नहीं कर पा रहे लोग। देयर आर सर्टेन इवेंट्स और कंडीशन भी पता चली है जो कास्ट करते सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इन ऑर्डर टू असेस वेदर मिंसान लिमिटेड इज गोइंग टू कंसर्न और नॉट, which of the following audit procedure should not be performed? Which of the following audit procedure should not be performed बोल रहे हैं। should not be performed कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? तो तुमको पता होगा, मैंने ऐसे 570 जब कराया था तो क्लास में तुमको याद होगा मैंने बताया था कि इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं। इवेंट्स और कंडीशन मिलते ही हम ये पता करते हैं कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है कि नहीं, और ये पता करने के लिए कि क्या कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है कि जो मटेरियल अनसर्टिनिटी को कम कर दे। एंड दैट मिटिगेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, उसको पता करने के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एंड दैट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसे पॉइंट है जो कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड नहीं था। तो सबसे पहले बोलता है एनालिसिस एंड डिस्कस विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू फाइंड आउट वेदर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी वुड इनेबल द कंपनी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो जो जब इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं ना, तो कंपनी बताती है कि चिंता मत करो, ये तो तुमको बस ऐसी डर का माहौल दिख रहा है, लेकिन हमारे पास ये प्लान है, हम ये चीजें नया बताने वाले हैं, हमारे ये कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। तो ये कंपनी में कॉस्ट रिडक्शन वाली दूसरी एक कंपनी आ गई थी जो कि बहुत कम दाम पे माल लेके आई थी अपना, जिसके कारण उसने 75% मार्केट शेयर ले लिया था। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा भी नया प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन होगा, जिससे कि कॉस्ट एकदम रिड्यूस हो जाएगी। एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस हमारा भी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा। ये प्लान है, तो हम इसको देखते हैं, हम प्लान को देखते हैं सामने वाले को कि हाँ बिल्कुल। ये देखो मैं एक बार बता देता हूँ तुमको, ये वाला जो पॉइंट था, ये देखो क्या जैसी नॉलेज आते हैं इवेंट्स और कंडीशन के बारे में, तो हम क्या करते हैं, साई ऑप्टेन करते हैं कि भैया ऐसा कोई चीज है कि डेट में का सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर ऑप्टेन करता है साई कि वेदर और नॉट अ मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ मिटिगेटिंग फैक्टर भी ढूंढते हैं। मिटिगेटिंग मतलब जो कम कर दी, ये सारे जो इवेंट्स और कंडीशन है इसके कम कर दे इसको। एंड दिस प्रोसीजर विल इंक्लूड क्या, सबसे पहले अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया गोइंग कंसर्न का, तो हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया सबसे पहले तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कर। दूसरा मैनेजमेंट प्लान क्या, फ्यूचर एक्शन। तीसरा अपन उसकी कैश फ्लो की फोरकास्ट को एनालाइज करते हैं। फोरकास्ट, पुराने कैश फ्लोज की बात नहीं हो रही, फोरकास्ट कैश फ्लोज, फोरकास्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के फोरकास्ट वगैरह को चेक करते हैं। रिलायबिलिटी देखते हैं कि जो सामने फोरकास्ट है कैश फ्लो आता है आने वाला है, तो भैया कहाँ से आने वाला है, क्या सोर्स है पैसे का, जो अजम्पशन लिया तुमने वो क्या अजम्पशन लिया है। एंड एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन देखते हैं और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं, जो मैनेजमेंट प्लान बताइए वो सही सही है ना। तो इंक्वायरी करना कंपनी के लीगल काउंसिल से रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल लिटिगेशन एंड क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट। तो ये जो क्लेम आया ना कंपनी के ऊपर, इसके ऊपर इंक्वायरी करना कंपनी के लीगल काउंसिल से, पूछना कि ये जो क्लेम है ये कितने हद तक कन्वर्ट हो सकता है रियलिटी में, क्या ये क्लेम के कारण मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न हिल सकता है क्या। एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस हमको इंक्वायरी तो करनी चाहिए। हाँ भी इंक्वायरी तो करोगी कंपनी लीगल काउंसिल से, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारे आंसर में, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का पॉइंट है ये, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएस के पॉइंट्स को याद रखना। ऑल दो 10 में से 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद रहे, लेकिन सारे पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इनकेस कोई क्वेश्चन आया तो तुमको रिकॉल हो पाना चाहिए, रिकॉल हो जाएगा अगर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको रिकॉल भी हो रहा है, तो रिटेन नहीं हुआ तो भी क्वेश्चन आंसर देख के रिकॉल हो जाता है। ये देखो ये वाला पॉइंट था, इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान एंड स्ट्रेटजी टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अभी अपन ने देखा फ्यूचर प्लान, दिखा फ्यूचर प्लान, फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान, फ्यूचर एक्शन क्या होने वाला है, ये देखो ये फ्यूचर एक्शन वाला जो पॉइंट था। एंड चौथा था एनालिसिस एंड डिस्कस द कंपनीज कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। मैंने बताया था आगे सालों का देखना है अपने को, प्रीवियस ईयर से क्या लेना देना, आगे कैश फ्लो क्या होने वाले, अब आगे प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाली उससे लेना देना है, ना कि प्रीवियस ईयर से विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट। एंड देयरफॉर इन दैट दिस केस आंसर होगा तुम्हारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
ये भी एकदम क्वेश्चन सिंपल है, तुमको कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन उसने ऊपर का पूरा क्वेश्चन यही डाल दिया। देखो, कंपनी हैज मेड एन एस्टीमेट फॉर अलाउंस ऑफ डेटर्स ऑफ 5%, सम फाइनेंशियल आइटम कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली बट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड। ये बोल रहा है कि प्रोविजन वगैरह जैसे आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ये सब एस्टिमेट किए जा सकते हैं। एंड द नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू मैनेजमेंट टू सपोर्ट मेकिंग ऑफ एन अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरीज वाइडली। हाँ बिल्कुल सही सही बातें कर रहे हैं। हमको क्या करना है भैया, हमको बोल रहे हैं कि एडवाइस करो विच अमंग द फॉलोइंग may have high estimation uncertainty and higher risk as per SA 540। high estimation uncertainty and higher risk, तो मैंने पेज 65 लिख के रखा है यहाँ पे, अगर तुम लोग के पास मेरी बुक होगी तो जाके पेज 65 में वाला आंसर चेक कर सकते हो, जिसको मैंने अच्छे से याद करवाया हुआ है, जिसको मैंने अच्छे से याद कराया हुआ है, पेज नंबर 65। ये आंसर लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का मैंने बकायदा ये वाला ट्रिक के थ्रू याद कराया था कि जो एक मॉडल है अपनी मॉडल, संधु वगैरह जो अपनी मॉडल थी, वो कहाँ से निकली थी, कॉम्प्लेक्स से निकली थी। एंड कॉम्प्लेक्स से निकल के सब उसका रूट फॉलो कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स से निकली तो हम भी उसका रूट फॉलो कर रहे थे, और सब उसको ऑब्जर्व करने लगे, उसका फिगर मेजर किए, एंड पर्टिकुलरली फाइनेंशियल पैसा दे के उसके साथ फोटो फ्रेम करा लिए, पर्टिकुलर फाइनेंशियल पैसा दे के उसके साथ फोटो फ्रेम करा ली। तो मॉडल से मैंने बताया था कि मॉडल जो एकदम ऑब्जर्वेबल मॉडल है, हमारे जो अजम्पशंस है, हमारे जो इनपुट है मॉडल के, जो मॉडल के इनपुट अजम्पशंस है वो एकदम ऑब्जर्वेबल है, तो वो मॉडल के थ्रू जो तुम एस्टिमेट बना रहे हो वो भी तुम्हारे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी। इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट तुम्हारा कहा जाएगा, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में। सी राइट। देन कॉम्प्लेक्स से बोले तो कॉम्प्लेक्स से ये वाला था कि जो एंटिटीज इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी, वो एक्टिविटी एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, और बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी। तो मॉडल कॉम्प्लेक्स से निकली और रूट फॉलो कर रहे थे, तो मैंने रूट से बोला था कि रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है। अगर रूटीन नेचर के ट्रांजेक्शन है जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, अपडेटेड है, फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड वाले, ऐसे फ्रीक्वेंटली मेड और अपडेटेड वाले जो ट्रांजेक्शन है, इन दैट पर्टिकुलर केस हमको कोई जरूरत नहीं है, वो हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी नहीं है, वो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। वो सारे जो एस्टिमेट्स हैं दैट इज लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। ऑब्जर्वेबल इनपुट है तुम्हारे तुम्हारे पूरे पूरे, और मेजरमेंट जो तुमको दिया हुआ है मॉडल वगैरह एफआरएफ के अंदर ही दिया हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड मेथड के थ्रू तुम मेजर कर रहे हो अपने एस्टिमेट को, प्रिस्क्राइब्ड वेयर, प्रिस्क्राइब्ड इन द एफआरएफ। और ये सारे केसेस है, तो सारे मतलब कोई है केसेस, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट इज नॉट एन हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बट इट इज ए लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, और इसके अपोजिट वाले पॉइंट हो जाते हैं तुम्हारे हाई। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं अपने, हाई हाई पूछ रहे हैं ना ये हाई, which among the following may have high। तो जजमेंट्स अबाउट आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन विद पीएक्स लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी। तो देखो पेंडिंग लिटिगेशन तो सबसे पहला पॉइंट है हाई का, सिंपल आंसर मेरे हिसाब से तो पॉइंट ए होना चाहिए। दूसरा, एस्टिमेट्स मेड फॉर इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस डेट आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, फ्रीक्वेंटली रूटीन नेचर के ट्रांजैक्शन है, ये तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। मॉडल यूज्ड टू मेजर द अकाउंटिंग एस्टिमेट इज वेल नोन एंड assumptions टू द मॉडल आर ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल assumptions है, वेल नोन मॉडल है, मैंने बोलता था मॉडल वेल नोन होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, तो ये सब तुम्हारे क्या है, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के पॉइंट है। अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट where the results of the auditor review of similar accounting estimate made in the prior period financial statement do not indicate any substantial difference। मतलब पिछले साल जो बनाया था एस्टिमेट और इस साल जो एक्चुअल आउटकम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो तुम वो एक्चुअल आउटकम का जो डिफरेंस आया था कोई डिफरेंस नहीं है अगर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो एस्टिमेट भी लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी इस साल के लिए, एंड दैट इज नॉट एन हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, आंसर होगा तुम्हारा ए। नेक्स्ट आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में, ये बोल रहे कि इट इज नेसेसरी to draw users attention to the matter presented in the financial statement by way of clear communication। अगर तुमको लग रहा है कि मेरे को ये एम्फेसिस करवाना चाहिए, जो नोट्स टू अकाउंट में जो चीज इंपॉर्टेंट दी हुई है उसका मेरे को अच्छे से बताना चाहिए बढ़ चढ़ के अपने ऑडिट रिपोर्ट में, इन दिस सिचुएशन which of the following reporting option would be correct if the auditor is satisfied with the conclusions reached by the management। जो मैनेजमेंट ने कंक्लूजन रीच किया ना रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ सूट, भैया लिटिगेशन चल रहा है मेरे ऊपर, मैनेजमेंट बोल रही कि कोई बात नहीं हम इसका नोट्स टू अकाउंट में बता देंगे, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑडिटर भी राजी हो रहा है मैनेजमेंट की बात से, और ऑडिटर भी बोल रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट ठीक कर रही है ये बस, लेकिन ये जो मैटर है ना ये बहुत फंडामेंटल है टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देयरफॉर आई शुड एम्फसाइज दिस मैटर, एंड देयरफॉर व्हाट शुड यू डू, you should include an emphasis of matter para, of course with having a clear reference to the matter being emphasized and issue of qualified opinion। मैटर जो एम्फोसाइज किया जाता है उसके तहत तुम क्वालिफिकेशन नहीं देते, या तो जो मैटर का तुम क्वालिफाई दे रहे हो तो क्वालिफाई दोगे, ईओएम नहीं दोगे, और ईओएम दे रहे हो तो क्वालिफाई नहीं करते हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। इंक्लूडिंग द बेसिस, और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, जब मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट में अपना अपना डिस्क्लोजर कर दिया है, तो डिस्क्लोजर मिसस्टेटेड है ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है ही नहीं, तो तुम क्वालिफाई किस बेसिस पे करोगे, क्वालिफाई तो तब करोगे ना जब मिसस्टेटमेंट है। इंक्लूडिंग द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, पैरा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन की बात ही नहीं आती, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर की भी बात नहीं आती है, हाँ ये सही लग रहा है। EOM para in auditor report having a clear reference to the matter being emphasized and to where relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो होता है ईओएम पैरा। हम बता देते कि जाओ कि देख लो नोट नंबर 16 में, वहां जाके ध्यान से पढ़ना, पूरा पूरा नोट अच्छे से पढ़ लेना, ये हम पूरा पूरा कहा बताते हैं ईओएम पैरा में।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लो। एज द ऑडिट टीम ऑफ द कंपनी बिकम अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ, अगर तुमको पता चल जाता है कि नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तुमको ये चीज करनी पड़ेगी उस केस में। और मैंने इसको याद कैसे कराया था? अगर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड है या सस्पेक्टेड है, मेरे को पता चल गया कि लॉ रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो मैंने बताया था इसको एग्जांपल के रूप में चलना कि तुमने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, तुमने चाकू से किसी का मर्डर कर दिया और तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, सेल्फ डिफेंस में तुमने किसी का चाकू से मर्डर कर दिया, तो इससे तुमको सारे पॉइंट याद आ रहे होंगे। क्या क्या पॉइंट थे? देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट, तुम्हारा ये जो नेचर ऑफ द एक्ट है क्रिमिनल नेचर का है कि सिविल नेचर का है? क्रिमिनल नेचर का एक्ट है। किन हालातों में तुमको ये करना पड़ा? भैया मेरे को सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा था। फर्दर इन्फॉर्मेशन टू इवेल्युएट, क्या इसका पॉसिबल इफेक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर? क्या तुमने चाकू को दिया तो इसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट देयर मे बी नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, डिस्कस करो कि भैया सामने वाले ने, तुम्हारे मैनेजमेंट में से एक पर्सन ने किसी को चाकू मार दिया, और उसके बाद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी भी बोलती नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो तुमको क्या करना पड़ता है? लीगल एडवाइस लेना पड़ता है। और लीगल एडवाइस से भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस तुमको मॉडिफिकेशन या अपने ऑडिटर ओपिनियन में देखना पड़ता है, ऑडिटर्स ओपिनियन में ये चीजें देखनी पड़ती है। तो यही पूछ रहे तुमको, देखो क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले पूछ रहे क्या क्या करोगे, तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट हैज ऑकर्ड, ये तो मैंने बताया भी है, ये तो था ही। Discuss the matter with management and if they do not provide sufficient information and if the effect of non-compliance seems to be material, legal advice लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो था, अपन ने पढ़ा भी ना। मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, एंश्योरिंग दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिजाइन्ड टू असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ। ये वाला पॉइंट तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ नहीं है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा इधर आएगा। ये रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन में मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, ये पॉइंट यहाँ पे था, ना कि वहां पे। तो अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सारे ऐसे पॉइंट तुमको याद रहने चाहिए, रिटेन रहने चाहिए, रिटेन नहीं तो भी तो एक बार कंसेप्चुअली क्लैरिटी रहनी चाहिए। चौथा ये वाला आंसर होगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट वुड नॉट बी एन ऑडिट प्रोसीजर, तो ये तो ऑडिट प्रोसीजर है, अभी अपन ने देखा। ये भी बी ऑप्शन भी ऑडिट प्रोसीजर है, सी नहीं है, क्योंकि सी मैंने देखा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी के अंदर कवर्ड है वो, ना कि जब ऑडिटर को सस्पेक्ट हो जाता है नॉन कंप्लायंस वगैरह तब करना पड़ेगा तुमको मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट, तभी करोगे क्या? मैनेजमेंट को तो शुरू से करना है मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट, ना कि जब ऑडिटर को सस्पेक्ट हो गया तो वैसा नहीं बोलते। एंड इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो डी ऑप्शन भी सही है, दिया हुआ है तुम्हारा सारे ऑप्शन से, लेकिन सी ऑप्शन वहां पे कवर था, इसलिए आंसर क्या होगा तुम्हारा? सी। 13.5 में आ जाओ। ये बोल रहे कि आउट ऑफ द टोटल लोन सैंक्शन अमाउंट ऑफ 25 लाख वाज ईयर मार्क फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑयल एक्सट्रैक्टर, मैंने 25 लाख रखा था मशीनरी ऑयल एक्सट्रैक्टर खरीदूंगा बोल के, बट कंपनी हैज एक्वायर्ड एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ मशीनरी विच इज ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर इंस्टेड, मतलब मैंने ऑयल एक्सट्रैक्टर के लिए खरीदा था, लेकिन मैंने जब खरीदने गया तो मैंने ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर खरीद लिया, एडवांस मशीनरी खरीद लिया। तो ये क्या मिस अप्रोप्रिएशन हुआ? क्या ये यूजेज हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हुआ अदर देन द पर्पस विच वाज सेटिस्फाइड? नहीं, ये तो जिस पर्पस के लिए, भैया तुम एडवांस मशीनरी ले लोगे तो क्या बोलोगे कि ये पर्पस जो था तुम्हारा वो पर्पस के लिए नहीं किया तुमने? ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तुमको नया चीज अच्छी चीज माल मिल रही तो तुम अच्छा ले लिए, जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्ट मॉडल नंबर, मॉडल नंबर सब चीज मैच होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेट विच ऑफ द रिपोर्टिंग ऑप्शन वुड बी करेक्ट, क्या तुमको कारों में बताना पड़ेगा? नहीं। स्टेट द फैक्ट, नहीं नहीं बताना है। आज द मैनेजमेंट टू चेंज टर्म्स, नहीं, क्यों करेंगे भैया, सब सही चल रहा है। स्टेट द फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट द टर्म लोन टेकन हैज अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज सैंक्शनड, हाँ, हमने जिस पर्पस के लिए लगाया था वो पर्पस एकदम प्रॉपर सही सही सैंक्शनड है, ये एकदम सही पॉइंट है। और डी वाला स्टेट द फैक्ट इन कारो रिपोर्ट दैट द टर्म लोन टेकन हैज नॉट बीन अप्लाइड, ये तो गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा सही वाला? सी ऑप्शन। तो यहाँ अपना केस नंबर 13 होता है, काफी टाइम लगे अपने को, 13 मिनट लगे एक केस स्टडी में डिस्कस करने में, डिटेल में डिस्कस किया, जहां पे मैंने याद भी करा दिया पॉइंट्स तुमको, साथ साथ मैंने बताया था कि ये जो एमसीक्यू के पॉइंट होते हैं हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम भी आ जाए, सेम 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तुमको सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के ऊपर, या फिर तुमको क्वेश्चन आ सकता है ईयूएम पैरा या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन वहां भी आ सकता है, तुमको सारे कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, याद रहने चाहिए पॉइंट, प्लस एमसीक्यू भी अपना डिस्कस हो गया है इसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, केस स्टडी नंबर 14 सॉरी। अच्छा, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अपन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, केस स्टडी में दिया हुआ था, बट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, स्टिल वी शुड डिस्कस द सेम। पीएक्स लिमिटेड वन ऑफ द मटेरियल सप्लायर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी फॉर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 3 करोड़। तो जो सप्लायर केस फाइल करता है कंपनी के ऊपर, तो इसकी कारों में रिपोर्टिंग होती है, 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्टिंग नहीं होती। 143 सबसेक्शन 12 में किसकी रिपोर्टिंग होती है? 143 सबसेक्शन 12 में ऑडिटर जो रिपोर्ट करता है फ्रॉड के बारे में, वही फ्रॉड के बारे में बताता है जो कंपनी के ऊपर हुआ है फ्रॉड बाय द मैनेजमेंट और इंप्लॉई, बाय द मैनेजमेंट और इंप्लॉई अगर फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के ऊपर तो वो रिपोर्ट होते हैं। बाकी जो सप्लायर बाहर के आदमी रिपोर्ट कर, बाहर के आदमी अगर फ्रॉड किए कंपनी के ऊपर तो वो वाले फ्रॉड रिपोर्ट नहीं होते हैं, वो ये वाले फ्रॉड कार रिपोर्ट होंगे, कारों में। कंपनी हैज मेड एन एस्टीमेट फॉर अलाउंस, ये तो अपन ने देखा था एस्टीमेट वाला पॉइंट। 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी वाज ओनली कवर्ड इन फिजिकल वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द ईयर
बिकॉज ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। ये जो नया नया कोरोना वायरस आया था तो ये लोग ने बोला कि 70% ही हम करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे, पूरा पूरा करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं चलता कि 70% करोगे तो फिर। कंपनी गॉट अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ हजार्डस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है भैया मिला होगा। एंड 3 इंसिडेंसेस ऑफ फ्रॉड नोटिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या बोलता है, टोटल 1.02 करोड़ के थे, फ्रॉड कमिटेड बाय द परचेज मैनेजर 85 लाख का था, अकाउंट मैनेजर का 15 लाख था, कैशियर का 2 लाख था, तो ये 3 अलग अलग इंस्टेंसेस थे और तीनों मिला के मोर देन 1 सीआर का फ्रॉड हो रहा है। तो क्या ये फ्रॉड को हमको सीजी को रिपोर्ट करना होता है क्या एडीटी 4 में, क्या ये एडीटी 4 में हमको बताना है क्या, नहीं, तुमको इंडिविजुअल अमाउंट देखना पड़ता है। अगर कोई इंडिविजुअल अमाउंट का फ्रॉड मोर देन 1 करोड़ है, इंडिविजुअल अमाउंट फ्रॉड का जो इंडिविजुअल अमाउंट है 1 करोड़ और मोर है, उस केस में तुमको एडीटी 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वरना यहाँ पे इस केस में तुमको जहाँ पे इंडिविजुअल एक एक अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है उसमें तुमको रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो केस स्टडी में दिए थे, बट क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट स्टिल वी डिस्कस द सेम। लेट्स मूव ऑन टू केस स्टडी नंबर 14। अब देखो आ जाओ केस स्टडी नंबर 14 में, सबसे पहला क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमने मर्जर वगैरह किया तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट किया सो दैट टू गिव द इफेक्ट ऑफ मर्जर। दिस एडजस्टमेंट वर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल ऑफ 2 करोड़, गुडविल 2 करोड़ का उसका एडजस्टमेंट है। अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको अपन क्या प्यार से क्या बोलते हैं, एनसीआई, एनसीआई का 50 लाख है, एंड सम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट 15 लाख का। तो फटाक से अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन सिचुएशन फॉर गिविंग इफेक्ट ऑफ द मर्जर। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने का होगा, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में 2 ही आते हैं, गुडविल का और एक एनसीआई का। तो गुडविल का दिया था तुमको 2.2 करोड़ और इसका दिया था 0.5 सीआर, तो कुल मिला के मैं बोलूं तो 2.5 सीआर का परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होगा, बाकी सब तुम्हारे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होंगे। तो 250 लाख का परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट तो सही दिया है। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट 45 लाख का था क्या, 45 लाख का था क्या, 15 लाख का दिया यहाँ पे तो। एंड अनदर एडजस्टमेंट विच वाज मेड एज पर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बेबी लिमिटेड का 30 लाख हार्मोनाइजेशन, ये भी तुम्हारा किसका होता है, करंट। तो 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 तुम्हारा हो जाता है 45 लाख का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्ट है। 280 लाख वाला गलत होगा, 295 लाख वाला भी गलत होगा, 265 भी गलत होगा। 14.2 में आ जाओ, while verifying the compliance of the corporate governance in accordance with regulation 1717A was there any non compliance in the composition of the board। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मैं बता दूं तो ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये रहा कि पापा लिमिटेड में टोटल 12 डायरेक्टर थे जिसमें से 3 वुमेन डायरेक्टर थी। आउट ऑफ देम राइट वाज एनईडी चेयरमैन, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था वो, एज वेल एज प्रमोटर भी था। तो भैया अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है लेकिन तू प्रमोटर हो या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड हो या फिर पीओएमपी हो, पीओएमपी क्या होता है सर, पीओएमपी बोले तो पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन, पीओएमपी बोले तो पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। तो नॉर्मली अगर तुम्हारा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो तुमको लगता है वन थर्ड आईडी, लेकिन अगर तुम्हारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन वो पीओएमपी है या प्रमोटर है या प्रमोटर से रिलेटेड है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम हाफ एज डायरेक्टर, मिनिमम हाफ एज डायरेक्टर। अगर मान लो टोटल 12 डायरेक्टर है तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पाइजे, टोटल 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पाइजे। तो क्या है कोई नॉन कंप्लायंस है क्या, तो नो बोल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन कंप्लायंस तो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने दिए, ओनली 5 दिए, जबकि अपने को कितने चाहिए, 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, 12 का 1/2, 12 का 1/2 चाहिए, ना कि 12 का 1/3, 12 का 1/2 चाहिए। तो यस एज इन दिस केस देयर शुड बी एटलीस्ट हाफ, 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बकायदा, एकदम सही है। नो अगेन ये वाला गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि list down all the months whose date has been selected inappropriately by CA Das for calculation of SLR compliance, SLR compliance। तो ये मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि भैया कुछ भी करना लेकिन फ्राइडे नाइट नहीं छोड़ना है। फ्राइडे का दिन बहुत एंजॉयमेंट का दिन होता है, नेक्स्ट दो वीकेंड आने वाले सैटरडे संडे, तो फ्राइडे के दिन को तुम मत उठाना। एसएलआर कंप्लायंस के लिए जो डिमांड टाइम लायबिलिटी का तुम उठाओगे तो तुमको 12 ऑड डे उठाना पड़ता है, हर महीने के कोई 12 ऑड डे उठाना पड़ता है। लेकिन मैंने बताया था फ्राइडे फ्राइडे और ये फ्राइडे, फ्राइडे का आ गया, फ्राइडे 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 नहीं उठाना है। कुल मिला के जून जुलाई और तुमने अक्टूबर, जून जुलाई अक्टूबर में फ्राइडे उठा लिया, ये मैंने बताया था फ्राइडे नहीं उठाना है, एंड देयरफॉर जून जुलाई अक्टूबर वाला आंसर सही होगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग एसएलआर कंप्लायंस ऑफ पापा लिमिटेड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो सबसे पहले अपन आ जाते पेज नंबर 203 में, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है। और अगेन मैंने इसको याद कराया हुआ है तुमको कि डिमांड और टाइम लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट व्हाट, वी कैन कैलकुलेट एसएलआर रिक्वायरमेंट, वी कैन कैलकुलेट आवर एसएलआर रिक्वायरमेंट। तो एसएलआर रिक्वायरमेंट के टाइम पे जब तुम डिमांड और टाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो तुमको पर्टिकुलरली तुमको एक्सक्लूड करना है क्या, तुमको क्या क्या एक्सक्लूड करना है, देखो तुमको एक्सक्लूड करना है कोई भी पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द बोरोअर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स डाउटफुल और बेड डेट है तो, या फिर इंपोर्ट बिल वगैरह वाले से रिलेटेड, अनएडजस्टेड डिपॉजिट लाइंग इन लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बिजनेस,
फॉर एजेंसी बिजनेस एंड मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जाके देख सकते हो बैंक ऑडिट वाले लेक्चर में। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, बस मैं रेफरेंस देने आया हूँ कि भैया तुम्हारा पेज नंबर 203 में जो दिया हुआ है पॉइंट, उसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या क्या तुम्हारे टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या दिया, 200 करोड़ के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटी, ये तो अभी अपन ने जस्ट देखा अमेंडेड पॉइंट है, इसको इंक्लूड नहीं करना है डिमांड टाइम लाइबिलिटी में, इसको एक्सक्लूड करना है, ये देखा ना, इसको एक्सक्लूड करना है, ये एक्सक्लूजन में दिया हुआ है सारा, ये सारा एक्सक्लूजन में पार्ट दिया हुआ है। एंड सिमिलरली ये वाला तो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे कैलकुलेशन में सबसे पहले हटाते चलो 200 में से ये हट गया, -3 तो हट गया। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ वन ब्रांच ऑफ 4 करोड़, एडवर्स बैलेंस ऑफ नोस्ट्रो मिरर अकाउंट 2 करोड़, ये सब तुम्हारा दिया हुआ है। अनरजिस्टर्ड एजेंसी बिजनेस 6 करोड़, 6 करोड़ एजेंसी बिजनेस वाला अभी अपन ने जस्ट देखा, एजेंसी बिजनेस वाला नहीं लेना है। और 191 करोड़ तुम्हारा डिमांड और टाइम लाइबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाकी दो है ये तुमको मिल जाएंगे, ये बाकी जो तुम दो है ये तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे कि नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, ये सबको तुमको इंक्लूड करना है लाइबिलिटी में, एंड दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, देयरफॉर ये सब तो सही है, लेकिन ये जो 3 और 6 करोड़ है ये सही नहीं था, इसलिए आंसर तुम्हारा आना चाहिए 191 सीआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, विल सीए दास बी डिस्क्वालिफाइड आफ्टर हिज वाइफ परचेज 100 शेयर्स फॉर 15 लाख। 100 शेयर परचेज किए 15 लाख का, 1 लाख के ऊपर तुम्हारे रिलेटिव शेयर होल्ड नहीं कर सकते जिस कंपनी में तुम ऑडिटर बन रहे हो। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 बोलता है कि जिस कंपनी में तुम ऑडिटर बन रहे हो तो उस कंपनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव 1 लाख के ऊपर शेयर होल्डर होल्डिंग नहीं रख सकता, लेकिन वो शेयर होल्डिंग मेरे को फेस वैल्यू वाइज देखनी है, फेस वैल्यू 1 लाख की देखनी है, ना कि मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू देखते हैं अपन फटाक से, फेस वैल्यू कितने की है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे परचेज 100 शेयर ऑफ 100 ईच है, यानी 100 इंटू 100 कितना होता है, फेस वैल्यू तुम्हारी हो गई 10,000। क्या ये 1 लाख से ज्यादा है? नहीं। तो क्या मैं होल्ड कर सकती मेरी वाइफ? बिल्कुल हाँ, होल्ड कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा तुम्हारा, मिस्टर दास विल बी डिस्क्वालिफाइड, नो ही विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर ऑफ पापा लिमिटेड एज इज लिस्टेड ओन शेयर लेस देन 20 लाख मार्केट वैल्यू। गलत रीजन दे रहा है, गलत रीजन दे रहा है ना, विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड एज इज रिलेटिव ओन शेयर ऑफ लेस देन 1 लाख फेस वैल्यू, ये एकदम सही सही रीजन है, ऑप्शन नंबर सी आएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी नंबर 15। तो केस स्टडी नंबर 15 में सबसे पहले आ जाओ 15.1 का क्वेश्चन, उसमें पूछता है क्या मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन एंड डेट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड एज पर सेक्शन 64 वीए। तो जिनको पता होगा 64 वीए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूं। सेक्शन 64 वीए बोलते हैं कि तुमको मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करनी पड़ेगी 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6। अंडर सेक्शन 6 में जो तुमको पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है, पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है एक्सक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वो उसका 50% तुम्हारा मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए। और मैं बता दूं सेक्शन 6 में कितना प्रिस्क्राइब्ड है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 50% कितना होना चाहिए, हमेशा हमेशा 50 करोड़ तो तुम्हारा मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन होना ही चाहिए। तो ये सेक्शन बोलता है 15.1, ये सिंपल सा बात है, याद रखने वाली बात है, और 50 करोड़ तुमका आंसर आ जाएगा। व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द लिस्टेड कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैड रिजाइन ड्यू टू पर्सनल रीजन। ऑडिटर रिजाइन कर दिया लिस्टेड कंपनी का, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड अपॉइंटेड क्यूएस एंड एसोसिएट एज रिप्लेसमेंट विद इन 30 डेज। तो तुम विद इन 30 डेज रिप्लेस तो कर देते हो, लेकिन तुमको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है विद इन बोलो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर तुमको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है जनरल मीटिंग कन्वीन कराने के बाद, तभी जाके तुम्हारा अपॉइंटमेंट वैलिड होता है, वरना तुम्हारा अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। द फर्म आल्सो एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विदाउट कम्युनिकेटिंग अबाउट द सेम टू द प्रीवियस ऑडिटर। भैया क्या कर दिया, प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट क्यों नहीं किया, अब तुम कहाँ गिल्टी हो जाओगे, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाओगे। एट अ लेटर पॉइंट सर्टेन शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म अपोज टू द अपॉइंटमेंट बट द इशू वाज रिजॉल्व फर्दर। तो यहाँ देखते हैं अपन फटाक से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर शुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, यस शुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर, एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ डे गलत बोल दिया यहाँ पे, डे यहाँ पे भी गलत है, डे यहाँ पे भी गलत है, मैंने डे बता दिया ऑलरेडी कितना होना चाहिए, डे तुम्हारा विद इन 3 मंथ सही आंसर है, विद इन 3 मंथ सही आंसर है, जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, 139 सबसेक्शन 8 डील करता है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर से। कैजुअल वैकेंसी हो गई तो कैसे फिल किया जाएगा, इन द केस ऑफ दैट डिस्क्वालिफिकेशन एंड दैट डिस्क्वालिफिकेशन 3D के केस में बीओडी करता है, और अदर देन 3D दैट इज रेजिग्नेशन के केस में बीओडी तो करता ही करता है विद इन 30 डेज, लेकिन शेयर होल्डर भी अप्रूव कराता है विद इन 3 मंथ्स, शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लगता है विद इन 3 मंथ्स। लुकिंग एट द अबव अपॉइंटमेंट, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस व्हिच यू कुड मेक प्रोफेशनल एथिक्स में कहा डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मैंने बता दिया था क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ये मैंने बता दिया था, अगर तुमने प्रीवियस कम्युनिकेशन ऑडिटर से नहीं लिया तो शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड कारो 2020 एप्लीकेबल है क्या एफएचजी लिमिटेड को, एफजीएच प्राइवेट लिमिटेड को क्या कारो एप्लीकेबल होगा क्या, तो देख लेते हैं अपन। एफजीएच प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप, पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड सब प्राइवेट लिमिटेड को एप्लीकेबल नहीं होते कारो, तुम्हारी लिमिट होती प्राइवेट लिमिटेड का अगर टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 10 सीआर है, टर्नओवर नहीं सॉरी टोटल रेवेन्यू अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस
फ्री रिजर्व नहीं, सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस मोर देन इक्वल टू 1 CR है, एंड मैंने बताया बोरिंग फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से, अगर मोर देन इक्वल टू 1 CR है तो ये सारी प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल हो जाता है। इस केस में क्या हो रहा है, पेड अप शेयर कैपिटल 112 लाख दिया है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस है 15 लाख का एज अ रिजर्व। तो मैंने बताया ना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व देखना है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस देखना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 115 लाख का, सॉरी 112 लाख का, लेकिन ये तो नेगेटिव बैलेंस है ना 15 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस में, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, टोटल 97 लाख का आ जाएगा। सिंस 97 लाख इज लेस देन इक्वल, मतलब कम है 1 करोड़ से, एंड देयरफॉर 1 करोड़ से कम है, इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। नो, सिंस द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड 1 CR। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि मैनेजमेंट नोटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रिंकेज ऑफ इन्वेंट्री एट वन ऑफ देयर स्टोर, पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस करके पता चला कि इन हाउस इन्वेंट्री श्रिंकेज टीम जो थी, मैनेजमेंट केम टू नो अबाउट द फ्रॉड ऑफ 19 लाख का फ्रॉड हुआ है बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कंप्राइजिंग ऑफ हेड कैशियर, कैशियर एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। फ्रॉड हुआ है 19 का। ये क्वेश्चन 1 से डील करते हैं, फटाक से अपन देख लेते हैं क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रॉड आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट, व्हाट शैल बी द रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। रिपोर्टिंग क्या करनी पड़ेगी ऑडिटर को, तो अपन ऑप्शन से एलिमिनेट करते हुए चलते, क्या आंसर होना चाहिए। ऑडिटर वुड नीड टू रिपोर्ट द फ्रॉड इन देयर कारो रिपोर्ट। हाँ, कारो में तो जानी चाहिए रिपोर्ट, क्यों, क्योंकि इंप्लॉय ने फ्रॉड किया कंपनी के ऊपर, तो कोई भी फ्रॉड कोई भी करे, कारो में तो सब फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है। फ्रॉड कोई सा भी हो, कंपनी के ऊपर हो या कंपनी ने करा हो फ्रॉड, दोनों ही फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है कारो में। लेकिन मैंने बताया था 143 सबसेक्शन 12 में वही फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है जो इंप्लॉय या ऑफिसर ऑफ द कंपनी करते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर अगर इंप्लॉय ऑफिसर फ्रॉड कर रहे हैं तो वही फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है 143 सबसेक्शन 12 में। बाकी फ्रॉड की रिपोर्टिंग सब के सब सारी फ्रॉड, मतलब इंक्लूडिंग ये वाले फ्रॉड 143 वाले फ्रॉड के भी रिपोर्टिंग कारों में होती ही है। तो ये तो सही लग रहा है। फर्दर दे आल्सो नीड टू इवैल्यूएट वेदर देयर रिपोर्ट ऑन आईएफसी एंड द मेन रिपोर्ट शुड बी क्वालिफाइड और नॉट। ये मेरे को सही लग रहा है आंसर तो, क्योंकि आईएफसी की रिपोर्ट इंटरनल कंट्रोल्स बराबर नहीं हो सकते फाइनेंशियल कंट्रोल, और मेन रिपोर्ट में भी हो सकता है कि मॉडिफिकेशन आ जाए बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉड। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसलेड है, तो उस केस में क्वालिफिकेशन भी आ सकता है, एंड देयरफॉर ये केस मेरे को सही लग रहा है एक बार तो 16.1 का। देन कंसीडर करना मटेरियलिटी, द ऑडिटर्स में कंसीडर नॉट टू रिपोर्ट दिस मैटर एनीवेयर। दिस इज बिकॉज क्या बोल रहे हैं, एनीवेयर कहीं भी रिपोर्ट नहीं करनी है तो हो ही नहीं सकता, कारो में तो तुमको करना ही है। वुड नीड टू क्वालिफाई देयर मेन रिपोर्ट एज वेल एज द कारो रिपोर्ट। बोल रहे कारो में करना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अरे भैया ऐसा जरूरी है ना, फ्रॉड का अगर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है फ्रॉड, और अगर मैनेजमेंट ने ही बता दिया, ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया प्रॉपर्ली, सारी चीजें बता दी बोर्ड रिपोर्ट वगैरह में, तो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तुमको फ्रॉड मिला, तुमने बता दिया, तुमने रिपोर्ट कर दिया, ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया, सब चीज सही है, तो क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, बताओ, जबरदस्ती झगड़ा करके क्या जरूरत है। एंड ऑडिटर्स वुड नीड टू क्वालिफाई देयर मेन रिपोर्ट एज वेल एज देयर कारो रिपोर्ट। फर्दर दे वुड आल्सो नीड टू रिपोर्ट अबाउट दिस मैटर टू ऑडिट कमिटी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया फ्रॉड का अमाउंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए इंडिविजुअल अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तब जाके तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हो, ऐसे नहीं बताते। तो ये वाला ऑप्शन भी हार्ड, एकदम हार्श है, तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन ए सही होगा, एंड ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16.2 में आ जाओ। मैनेजमेंट ऑफ डीटी लिमिटेड डिड नॉट कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। कैरी आउट नहीं किया उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट कुड बी द रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा अगर सामने वाले ने फिजिकल इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो। सिंस द टैक्स ऑडिटर मैनेजमेंट बोथ डिड नॉट कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च 2019, टैक्स ऑडिटर शुड रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सेम पीरियड और लास्ट पीरियड एज में बी एप्लीकेबल। तो ये बोल रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जैसा जैसा ऑडिट किया होगा ना, वही तू भी अपना ले। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने बढ़िया ऑडिट किया ही होगा, पिछले साल ऑडिट किया होगा, नहीं तो इस साल किया होगा, उसने प्रॉपर्ली फिजिकल वेरिफिकेशन चेक किया होगा इन्वेंट्री का, वही तू कॉपी पेस्ट कर ले। भैया ऐसा थोड़ी ना चलेगा, तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिपोर्ट के ऊपर तुम अपना कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट अपनी इशू करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू अपॉइंट टैक्स ऑडिटर आफ्टर द रिपोर्टिंग ईयर, एंड इन सच अ केस दैट ऑडिटर शुड कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एंड रोल बैक प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री। अकॉर्डिंगली नो रिपोर्टिंग मैटर अराइजेज इन सच अ सिचुएशन। ठीक है, एक बार इसको होल्ड पे रखो, मेरे को ठीक लग रही है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर पॉइंट को ऑप्शन नंबर सी में आ जाओ। टैक्स ऑडिटर वुड नीड टू इवैल्यूएट द नेचर ऑफ इन्वेंट्री। फर्दर द मैनेजमेंट शुड गिव अ नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच नो रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन वुड अराइज। ऐसा हो ही नहीं सकता, रिपोर्टिंग तो तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तुमने फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री नहीं की है। और ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम इन्वेंट्री का नेचर बहुत इमटेरियल है या ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है इन्वेंट्री, तो भाई फिजिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये उस दिशा में जा रहा है कि वुड नीड टू इवैल्यूएट द नेचर ऑफ द इन्वेंट्री। भैया ये सब बात थोड़ी ना हुई, अगर तुमने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया मतलब नहीं किया, बात खत्म। Since the tax auditor and the management both did not carry out physical verification of inventory as at 31 March, tax auditor would need to qualify the tax audit report. Tax auditor would also evaluate how the statutory auditor has reported this particular matter in his audit report. ये भी सही लग रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में लड़ाई लग रही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कॉमन प्रैक्टिस है टू अपॉइंट द टैक्स ऑडिटर आफ्टर रिपोर्टिंग अ ईयर, एंड इन सच अ केस द ऑडिटर शुड कैरी आउट द, शुड नहीं भैया,
करना ही पड़ेगा उसको, तुमको तो बाद में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एंड रोल बैक प्रोसीजर तुमको करना ही पड़ेगा। नो रिपोर्टिंग अराइजेस इन सच ए सिचुएशन, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना, तुमको बताना पड़ेगा कि हम बाद में गए थे, हम हमारा अपॉइंटमेंट बाद में होता, उसके पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था, हमने खुद अपना फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। तो नो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट तो बात पच नहीं रही है, प्लस ये जो शुड बोल रहे शुड, ये बात भी पच नहीं रही है, इसलिए मेरे को लगता है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ टीएमआरटी नीड्स योर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन ऑडिटर बोथ फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। मतलब टीएमआरटी ने क्या किया, सेम ऑडिटर को उसको उसने अपना इंटरनल ऑडिटर भी बना लिया और सेम ऑडिटर को उसने अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बना लिया। क्या ऐसा अलाउड है? क्या सेक्शन 144 ऑफ द कंपनी एक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता कंपनी का? एंड देयरफॉर आंसर वुड बी मैनेजमेंट हैज बीन एडवाइज्ड करेक्टली स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ टीएमआरटी कैन नॉट बिकम देयर इंटरनल ऑडिटर। बकायदा बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, please advise BKP and associates whether it would be appropriate to drop management override of control and revenue recognition as sufficient risk। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि बीकेपी एंड एसोसिएट्स में क्या हो रहा है, आर इवेल्युएटिंग वेदर दे शुड ड्रॉप बोथ मैनेजमेंट ओवरराइड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज सिग्निफिकेंट रिस्क। उसको मैनेजमेंट ओवरराइड तो करती है ना कंट्रोल, ये तो एक इनहेरेंट लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल का कि मैनेजमेंट नहीं बना इंटरनल कंट्रोल तो वो ओवरराइड भी कर ही सकती है इंटरनल कंट्रोल को। तो मैनेजमेंट अगर ओवरराइड कर रही इंटरनल कंट्रोल को, या फिर तुमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कुछ घपला लग रहा है, सफिशिएंट रिस्क लग रहा है तुमको, तो वो बोल रहा है कि कंसीडरिंग दे डिड नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द लास्ट 2 आइटम्स इन द पास्ट 2 ईयर में, कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल और ये दूसरे वाले प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम मिली नहीं है पिछले 2-3 सालों में, तो इस साल हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहले ही बता चुका है भैया, पिछले साल के बेसिस में तुम इस साल का ओपिनियन कैसे दे सकते हो? पिछले साल अगर नहीं मिला तो जरूरी है कि इस साल भी नहीं मिलेगा? तो 16.4 में आ जाओ, क्या बोलता है, इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू ड्रॉप मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज सिग्निफिकेंट रिस्क। इसको ड्रॉप कर दो बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क मत कंसीडर करो। मेरे को तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि पिछले 2-3 सालों से कुछ गलतियां नहीं मिली है, तो ये प्रॉपर रीजन नहीं है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड कंटिन्यू टू बी द सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ दैट कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क एट इनहेरेंट लेवल। ये तो मेरे को एकदम सही लग रहा है कि अगर तुमको लग रहा है कि इनहेरेंट लेवल पे हाँ ये गलती है, ये रिस्क है, मैनेजमेंट ओवरराइड करती है ज्यादातर इंटरनल कंट्रोल को, ये जो रिस्क है ये इनहेरेंट रिस्क है, ये कहीं नहीं जाने वाली है, एंड देयरफॉर यू शुड कंसीडर दिस एज सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल मेरे को भी सही लग रहा है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल शुड कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क, ये भी सही लग रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट, नहीं भैया, जब तुमको दोनों ही पता है कि दोनों एरिया सिग्निफिकेंट रिस्क वाले हैं, तो तुम एक को कैसे मना कर सकते हो कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, दूसरा वाला सिग्निफिकेंट रिस्क है? ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर दोनों पिछले पहले सालों से सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर आ रहे थे, तो तुम जस्ट बिकॉज 2 सालों से वो सिग्निफिकेंट रिस्क में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस साल उसको सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं मानोगे, आंख बंद करके बोल दोगे कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मे नॉट बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क, अगेन ये भी गलत आंसर है। तो आंसर ये दोनों गलत है एंड सही आंसर होगा तुम्हारा बी। यहाँ हमारा खत्म होता है केस स्टडी नंबर 13, 14, 15, 16। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड प्लीज शेयर करो विथ योर नीडी फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट एमसीक्यू व्हिच हैज बीन कंपाइल्ड एंड ये नहीं किया तो हो सकता है एमसीक्यू में 3 से 4 नंबर की कमी पड़ जाए, क्योंकि एज इट इज पक्का है 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं एज इट इज एमसीक्यू केस बेस्ड बुकलेट से, एंड देयरफॉर यू शुड बी थॉरो विथ ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द नॉलेज, एंड I'll be bringing next video on case study number 17, 18, 19, 20. Till then, see you. Bye bye. Hope you like the video. Subscribe the channel and hit the bell icon. Bye bye.